नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह से औरंगजेब को याद किया जाता है या औरंगजेब के बारे में चर्चा की जाती है, उतनी चर्चा यदि बेरोजगारी, उतनी चर्चा यदि महंगी शिक्षा, उतनी चर्चा यदि महंगाई, उतनी चर्चा यदि पेट्रोल के बढ़ते दाम, उतनी चर्चा यदि कमजोर होते रुपए पर कर ली जाए तो शायद आम आदमी को राहत मिल सके। लेकिन लगता है कि आम आदमी को राहत मिलना तो दूर, उसकी बातों पर या उनके मुद्दों पर चर्चा भी करना दूर की बात हो गई है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, भीड़ से डर नहीं लगता, मैं माफी नहीं मांगूंगा, ये कहना है कुणाल कामरा का। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। पुडुचेरी में मौजूद कामरा ने कहा कि मैंने जो बोला वह बिल्कुल वही है जो अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा। मुझे भीड़ से डर नहीं लगता और मैं बिस्तर के नीचे छिपकर घटना के शांत होने का इंतजार नहीं करूंगा। मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस देकर खार थाने आने को कहा था। इसी बीच कामरा ने एक और गाने का वीडियो शेयर किया। इसमें गोडसे और आसाराम का जिक्र। हम होंगे कंगाल एक दिन, मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन, मन में नाथुराम, हरकते आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन, जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन। वहीं हैबिटेट क्लब में तोड़फोड़ की निंदा करते हुए कुणाल ने कहा कि कोई जगह मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है। किसी कॉमेडियन के शब्दों के लिए आयोजन स्थल पर हमला करना उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना टमाटर ले जा रहे ट्रक को इसलिए पलट देना क्योंकि परोसा गया बटर चिकन आपको पसंद नहीं आया। जहां तक मुझे पता है कि हमारे नेताओं राजनीतिक व्यवस्था के सर्कस का मजाक उड़ाना कानून के खिलाफ नहीं है। मैं पुलिस व अदालतों के साथ सहयोग करने को तैयार हूँ। शायद अपने अगले स्थान के लिए मैं एलिफिंस्टन ब्रिज या मुंबई में किसी अन्य ढांचे को चुनूं जिससे जल्द ढहे जाने की जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल से भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाने का ऐलान कर चुके हैं। टैक्स की दर किस उत्पाद पर कितनी होगी यह तय करने के लिए अमेरिका के सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच की टीम इन दिनों नई दिल्ली में केंद्र सरकार से बात कर रही है। टीम 29 मार्च तक यहां रहेगी। सूत्रों की माने तो मंगलवार को पहले दिन दोनों टीमों में राजनीतिक व्यापारिक रूप से अहम मुद्दों पर टैरिफ को लेकर जोरदार मोल भाव हुआ। मीडिया पर इसकी चर्चा होनी चाहिए कि यदि टैरिफ लगाएगा तो भारत को कितना नुकसान होगा, भारत को किस तरह से इस टैरिफ वार से हमको लड़ना होगा या इस टैरिफ वार से हमको समझना होगा ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। लेकिन टैरिफ के बारे में कहीं भी कोई खबर आपको देखने को नहीं मिलेगी। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने सीग्रास और सेलुलोज से बना एक स्पंज विकसित किया। ये स्पंज लगाने के 1 मिनट के भीतर रक्त स्त्राव रोकने में सक्षम है। ये नवाचार सड़क दुर्घटनाओं और गंभीर चोटों जैसी आपात स्थितियों में चिकित्सा देखभाल को बदल सकता है। यह सीग्रास भारत के तटों पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जस्टिस वर्मा के बंगले पर लगी आग एक बहुत रहस्यमयी थ्रिलर की तरह हो गया है। जस्टिस वर्मा के बंगले पर पहुंची जांच टीम, बड़ा सवाल मलबा किसने हटाया। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में 4-5 बोरी में अधजले नोट मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। टीम ने स्टोर रूम से छेड़छाड़ न करने का निर्देश दिया है। इसके फॉरेंसिक जांच होगी। टीम ने रूम का वीडियोग्राफी भी करवाई है। कर्मचारियों से पूछताछ भी की और वीडियोग्राफी हुई। कॉल डिटेल व अन्य जांच के लिए पुलिस कमिश्नर से एक्सपर्ट मांगे गए हैं। आग लगने के बाद बंगले गए 5 पुलिसकर्मियों ने वीडियो बनाए। अब ये जांच हो रही है कि इनकी जस्टिस वर्मा या परिवार के किसी सदस्य से बात हुई या नहीं। जांच टीम ने एक एसएचओ, एसआई, हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल के फोन जमा कराए हैं। ईपीएफओ जल्द ही क्लेम प्रोसेसिंग सिस्टम में यूपीआई इंटीग्रेशन करने जा रहा है। इससे ट्रांजैक्शन का समय घटेगा और प्रोसेसिंग प्रभावी होगी। श्रम और रोजगार सचिव सुमिता डावरा ने बताया कि पहली बार ईपीएफओ ने केंद्रीकृत डेटाबेस बनाया। अब इसमें यूपीआई को शामिल किया जाएगा। जरूरी टेस्टिंग के बाद मई के अंत तक इसे लॉन्च कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने स्वर्ण मौद्रीकरण योजना को बुधवार से बंद करने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को ये जानकारी दी। हालांकि मंत्रालय ने कहा कि बैंक 1 से 3 साल वाली अपनी अल्पकालिक स्वर्ण जमा योजनाओं को जारी रख सकता है।
एटीएम से पैसे निकालने पर 1 मई से ज्यादा चार्ज देना होगा। आरबीआई ने इंटरचेंज फीस बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। फ्री लिमिट खत्म होने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 19 रुपए लगेंगे। वहीं बैलेंस इंक्वायरी का चार्ज भी 7 रुपए हो गया है। इस साल भारत की मेजबानी में होने वाली विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला मोहाली के मुल्लानपुर में स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। टूर्नामेंट 29 सितंबर से 26 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। आईपीएल 18 में पंजाब किंग्स ने विजयी आगाज किया। सीजन के 5वें मुकाबले ने पंजाब ने गुजरात टाइटंस को उसी के मैदान पर 11 रन से हराया। पंजाब ने यह जीत अहमदाबाद के मैदान पर रिकॉर्ड T20 स्कोर बनाकर दर्ज की। वहीं आईपीएल 18 सीजन का छठा मुकाबला आज राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों का यह मुकाबला राजस्थान के दूसरे घरेलू मैदान गुवाहाटी में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जिसका सीधा प्रसारण जियो स्टार नेटवर्क पर किया जाएगा। इस बार राजस्थानी भाषा में भी सुनने को मिल सकती है आईपीएल मैचों की कमेंट्री। बीसीसीआई वेब ब्रॉडकास्टर को लिखा पत्र। अमेरिका में टॉप सीक्रेट वॉर प्लान लीक होने से हड़कंप मच गया। दरअसल यमन में हुती विद्रोही पर हमले की सीक्रेट प्लानिंग पर चर्चा के लिए ट्रंप कैबिनेट के शीर्ष अधिकारियों ने मैसेजिंग ऐप सिग्नल पर ग्रुप बनाया था। इसमें संवेदनशील जानकारियां शेयर की गई थी। मसलन हुती विद्रोही पर अगला हमला कब होगा। इस लीक के बाद रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ घिर गए हैं। दक्षिण कोरिया के उइसेओंग जिले में मंगलवार को गाउनसा एक प्राचीन बौद्ध मंदिर आग की चपेट में आ गया। यह आग दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में फैली जंगल की आग के कारण लगी। गाउनसा मंदिर को करीब 1000 साल पहले सिल्ला वंश के दौरान बनाया गया था। मंदिर के अलावा राष्ट्रीय धरोहर के रूप में नामित जोसेन वंश की एक बौद्ध वास्तुकला संरचना भी आग में नष्ट हो गई। कनाडा की खुफिया एजेंसी की उपनिदेशक वेनेसा लॉयड ने दावा किया कि कनाडा के आम चुनाव में भारत हस्तक्षेप कर सकता है। वेनेसा ने कहा कि भारत के पास कनाडा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की मंशा और क्षमता दोनों है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी कनाडा के खिलाफ अपनी रणनीतिक नीतियों के अनुसार दखल दे सकता है। लॉयड ने सोमवार को चुनावी सुरक्षा पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत कनाडा में अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन तैयार कर ली है, जिसे अक्टूबर तक एम्स दिल्ली में ट्रायल के लिए स्थापित किया जाएगा। इस कदम से इलाज की लागत कम होगी। वर्तमान में भारत 80 से 85% चिकित्सा उपकरणों को इंपोर्ट करता है, जिससे इलाज महंगा पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी बालिका स्कूल की शिक्षिका के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिक्षिका पर आरोप है कि उन्होंने एक छात्रा को उसकी सहपाठियों के थप्पड़ मारने के लिए बाध्य किया। पुलिस ने 10 साल की छात्रा की शिकायत पर शिक्षिका के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिक्षिका पर भारतीय दंड संहिता, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और बच्चों के प्रति क्रूरता की धाराएं लगाई गई है। शिक्षिका ने कक्षा में संस्कृत शब्दों के अर्थ पूछे थे, जिन्हें याद करने का काम उन्होंने छात्राओं को दिया था। शिकायतकर्ता, जो कक्षा की मॉनिटर भी है, ने सही जवाब दिया, जबकि 10-12 अन्य छात्राएं सही जवाब नहीं दे सकी। इसके बाद शिक्षिका ने मॉनिटर को उन छात्राओं को थप्पड़ मारने के लिए कहा जो सवाल का जवाब नहीं दे पाई थी। छात्राओं ने बताया कि उसने शिक्षिका के निर्देशों का पालन किया और सहपाठियों को हल्के से थप्पड़ लगाए। इस पर शिक्षिका ने शिकायतकर्ता को थप्पड़ मारा और उसे जोर से मारने के लिए कहा। आप इस पर किस नज़र से देखते हैं और इसको क्या शिक्षिका को कितनी शिकायत और कितनी सजा मिलनी चाहिए, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। आए दिन थप्पड़ मारने की घटनाएं आती है, जबकि आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि यदि आपका बच्चा 10 साल का बच्चा हो और उसके पूरी क्लास के बच्चे थप्पड़ मारे तो आपको कैसा महसूस होगा। इसको देखते हुए आप अवश्य कमेंट करके बताएं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।